क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। आज ये जो वीडियो है ये हमारे अतीत पार्ट 2 में क्लास 7 एनसीईआरटी में हिस्ट्री का ये जो है पहला पार्ट है। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आपको वहाँ बहुत सारा पीडीएफ मिल जाया करेगा अलग अलग सब्जेक्ट का। एनसीईआरटी सारी एनसीईआरटी भी मिल जाएगी और आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट हो रहा है तो आप टेस्ट भी वहाँ दे सकते हैं। उसका जो है लिंक इसी वीडियो कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी और आगे की सारी क्लास आपको लगातार मिलती रहें। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ठीक है, ये पहला पार्ट है हिस्ट्री क्लास 7 एनसीईआरटी का। ठीक है, ये क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जो हजारों वर्षों में परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिया गया है, बहुत रोचक तथ्य की बात की गई है यहाँ पे। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का मैप पहली बार किसने बनाया था, तो यहाँ लिखा है अल इंद्रीसी। अल जो है इंद्रीसी ने बनाया था, पहला दुनिया का नक्शे का मानचित्र बनाया था, नक्शा बनाया था। तो इनका नाम याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि 12वीं शताब्दी में ऐसा कौन सा जो है भूगोलवेत्ता था जिसने पूरे दुनिया का मैप बनाया था, नक्शा बनाया था। तो इनका नाम याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इनकी इमेज यहाँ पर देखो दी गई है। इन्होंने ही जो है दुनिया का पहला नक्शा बनाया था और उसका एक जो है यहाँ पर एक जो है उसी का एक अंश यहाँ पे दिया गया है कि दुनिया का नक्शा पहले कैसा था। ठीक है, तो ये उनकी अपनी कल्पना के अनुसार उन्होंने करके और यात्रा करके इसको बनाया था। तो इनका नाम याद रखना। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है कि जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप को इसमें दिखाया गया है भूमि से लेकर के समुद्र तक। उसी का एक जो है मैप ये बनाया गया, 12वीं शताब्दी में बनाया गया है। किसने बनाया है ये भी याद रखना, ये बहुत रोचक तथ्य है। यहाँ लिखा हुआ है मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 जो है अरब भूगोलवेत्ता अल इंद्रीसी ने 1154 में बनाया था। पूछा जाएगा कि 1154 में जो है यह मानचित्र किसने बनाया था, तो डेट भी याद रखना है आपको और इनका नाम भी याद रखना। इन्होंने ही दुनिया का पहला मानचित्र बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, मैंने 6 एनसीईआरटी में बताया था 5 देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 5 देशों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार जो है ने 1720 ईस्वी में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उसमें काफी अंतर है। तो एक 1720 में बना है और एक 1154 में बना है, तो समय का अंतर है। और जब समय का अंतर रहेगा तो मानचित्र में परिवर्तन तो दिखाई देगा, क्योंकि इनके समय में कई अन्य चीजों की खोज हो गई थी लेकिन इनके समय में अन्य चीजों की खोज नहीं हो पाई थी, इसलिए नक्शे में कहीं न कहीं अंतर आया होगा। लिखा है अल इंद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जिन्होंने मैप बनाया है उसमें जो है कुछ अंतर पाया गया है, उसी अंतर को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी जो है ये द्वारा बनाया गया मानचित्र था ये। अब इसमें मैप पे देखिए और इस मैप पे देखिए तो ये दोनों में काफी अंतर है। हो सकता है ये मैप आपके समझ में भी नहीं आया हो। तो ये दक्षिण भारत का मानचित्र है ये। ठीक है, और इस तरह से इसको बनाया गया है और ये बंगाल की खाड़ी को बनाया गया है और ये अरब सागर को बनाया गया है और ये पूरा हिंद महासागर है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो उनके अनुसार बनाया गया मैप और फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा बनाया गया 1720 में। दोनों में अंतर इसलिए आया क्योंकि समय का अंतर है, दोनों के समय में अंतर है, दोनों के तकनीक में अंतर था, इसीलिए जो है ये मानचित्र में ये जो है परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ लिखा है 18वीं शताब्दी के आरंभ में जो है गिब्स लाव द लिस्ले के एटलस नूबो के अनुसार यह उपमहाद्वीप। तो ये एटलस किसने बनाया था, उनका नाम यहाँ दिया गया है, इसको आप
याद रखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मानचित्र में जो जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज को यहाँ पे दिखाया गया है, तो कन्नौज को उस मानचित्र में बनाया गया है। आगे लिखा है मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई। मैंने आपसे बताया ना, वही बदल गई हैं। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। नक्शे का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि समुद्री यात्रा और आसान बनाई जा सके, व्यापार को और अच्छा बनाया जा सके, इसलिए जो है नक्शे का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इसमें भी उतने ही ब्यौरे दिए हैं जितने समुद्र तट के वाले हिस्से में? तो उस एक मानचित्र के बारे में यहाँ बारीक से बताया गया, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इस मैप पे जो है चीजों को कितने स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है, और आपको देख के लग जाएगा कि नहीं, ये क्षेत्र जो है गुजरात और ये जो है पूरा भारत का क्षेत्र है। और भारत तटीय इलाकों में कौन कौन चीजें कहाँ थी, कैसी थी, कुछ शहरों के नाम भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कि इसका मतलब है कि उस समय के मैप में और आज के मैप में भी काफी परिवर्तन आया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है जो है परिवर्तन जो हुए हैं उन्हीं के बारे में एक पड़ताल करनी है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग का मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों, लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी विभिन्न भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। आगे लिखा है नई और पुरानी शब्दावलियां। तो नई और पुरानी शब्दावली क्या है? लिखा है अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, अगर सूचना बदलेगी समय के साथ तो भाषा और अर्थ भी समय के साथ बदल जाएंगे। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। जैसे ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, खरोष्टी लिपि से ही फारसी लिपि का विकास हुआ है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ लिखा भी है, उदाहरण के लिए मध्य युग का फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि समय के साथ अर्थ अपने आप बदलते जाएंगे। उदाहरण दिया गया है। देखिए, कोई चीज होता है, अगर हम किसी फैक्ट को लिखते हैं तो उसको हम पहले उदाहरण के साथ उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो लिखा है उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। तो हिंदुस्तान अगर कोई बोलता है तो भी हम भारत की बात करते हैं, अगर कोई इंडिया बोलेगा वो भी हम भारत की बात करेंगे, ठीक है। 13वीं शताब्दी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। अब यहाँ एक हमें क्वेश्चन ये मिल गया कि हिंदुस्तान शब्द दिया किसने था? तो मिनहाज ए सिराज ने दिया था हिंदुस्तान। और ये जो है हिंदुस्तान कौन दिया था? तो ये जहां हिंदू रहते थे उसी को हिंदुस्तान कहा गया था, ईरानियों अर्थात फारसियों के द्वारा, ठीक है। आगे क्या लिखा है? उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। तो इसीलिए दिल्ली के सुल्तानों को हिंदुस्तान के शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ना कि भारत के रूप में। आगे है सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बदलते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। तो हिंद शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वह राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं, ठीक है। तो उस समय हिंदुस्तान छोटे क्षेत्र को कहते थे, भारत, दक्षिण भारत शामिल था उसमें, ठीक है।
तो ये समय के साथ बदल गया और आज चाहे हम हिंदुस्तान कहें, चाहे भारत कहें, चाहे इंडिया कहें, बात एक ही देश को प्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ लिखा है किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, यह हमारे लिए आज इसका अर्थ यह होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में, आज क्या है हम विदेशी शब्द किसे यूज करते हैं जो हमारे देश का ना हो, लेकिन मध्य युग में अगर एक गांव में, ठीक है, किसी गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति जो उस समाज संस्कृति का अंग नहीं हो, विदेशी कहलाता था। तो मतलब यह है कि मध्यकाल में अगर कोई दूसरे गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में जब जाता था और उस संस्कृति का नहीं होता था, उस कल्चर का अगर नहीं होता था, तो उसे विदेशी कहते थे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ परदेसी कहते हैं, देखा होगा कई लोग कहते हैं, जैसे कोई दिल्ली से या मुंबई से जब कोई गांव जाता है तो कहते हैं देखो परदेसी आए हैं। ठीक है, उसी तरह से फारसी में उसे अजनबी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कृति से अनजान है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए जो है वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और जाति परंपराओं से जुड़े होते हुए भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, क्योंकि वो एक ही गांव जुड़े हुए थे और एक ही गांव में अगर वो अलग अलग परंपराओं से जुड़े हुए हैं तब भी विदेशी नहीं कहलाएंगे, जब तक वो क्षेत्र न चेंज हो जाए। जब क्षेत्र चेंज हो जाएगा तो वो विदेशी कहलाएंगे। तो विदेशी का आज के अर्थ में हम दूसरे देश को रखते हैं, लेकिन उस समय देश के अंदर ही अनजान व्यक्तियों को विदेशी कहा जाता था। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी चीज को अगर हम जो है अगर क्वेश्चन बना के दे दिया एग्जाम में, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार और उनके स्रोत कैसे होते थे और कैसे इतिहास लिखा गया आगे। तो इतिहासकारों के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, अभी एक एक करके आएगा। ठीक है, लिखा है इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर के 1750 तक का लगभग 1000 वर्षों के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 700 से लेकर के 1750 तक का इतिहास इस किताब में हमें पढ़ना है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल काल हो। यहाँ लिखा है इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते थे उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी चली आ रही है। जैसे इस काल में क्या है, तो सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, भवन निर्माण कला, जिसे कहते, इसी भवन निर्माण कला को वास्तुकला भी कहते हैं, इसी को स्थापत्य कला भी कहते हैं, और लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। तो जो इतिहासकार हैं वो सिक्कों से इतिहास का इकट्ठा करते हैं, स्रोत है उनका शिलालेखों से, स्थापत्य से, भवन निर्माण से और लिखित सामग्री से। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई, क्योंकि प्राचीन काल में स्रोत कम थे लिखित, लेकिन मध्यकाल में लिखित स्रोत ज्यादा हो गए। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल भी करते थे। यहाँ लिखा हुआ है धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता था, तो कागज सस्ता होता था, ठीक है, और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथों, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। तो कागज का प्रयोग जो है इस काल में बढ़ गया और कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, अभी आगे हम बताएंगे। यहाँ लिखा है धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों या अभिलेखागारों में रखा जाता था। तो जहां पांडुलिपियां वो रखे जाते हैं वहां उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिलेखागार कहते हैं या संग्रहालय भी कहा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिली, मगर साथ ही इनका प्रयोग भी कठिन हो गया, क्योंकि इनका प्रयोग करना क्या हो गया, धीरे धीरे कठिन होता चला गया। यहाँ लिखा है कागज का मूल्य। 13वीं शताब्दी के मध्य में एक विद्वान जो एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी, उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को
धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य सामग्री खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार उस वस्तु कागज में लपेट कर देता है। ठीक है, तो कहने मतलब है कागज का एक मूल्य जो है उसी के बारे में यहाँ थोड़ा बताया गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ और बड़े पैमाने पर भारत में भी जो है कागज का जो है प्रयोग होने लगा मध्यकाल में। आगे लिखा है, उन दिनों छापे खाने तो होते थे नहीं। ठीक है, उन दिनों जो है छापे खाने नहीं होते थे, जहाँ पे छापा जाता था तो लोग लिखते थे, और जो लिखते थे उन्हें हम लिपिक या जो है क्या कहते थे, नकलन 20 हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृतियां बनाते थे। मतलब वो हाथ से लिखते थे, और जो हाथ से लिखने वाले लोग होते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें हम लिपिक कहते थे, या फिर हम जो है नकलन 20 के नाम से उन्हें हम जानते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसे शब्द के बारे में पता होता नहीं है। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। ठीक है, यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में ही नहीं आती होगी, और आपको मजबूर होकर जो है अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि यह क्या लिखा गया है। कभी कभी ऐसा भी आपके साथ होता होगा। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे जो शब्द होते हैं वो मेल कभी खाते हैं तो कभी नहीं खाते हैं। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे, वही चीज मैंने बताया। लिखा है कि पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता होगा। प्रतिलिपियां बनाते हुए, क्योंकि जो हाथ से लिख रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ गलती तो करेंगे ही, तो प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की यही प्रतिलिपियां बनती रहीं, और तथा एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इतिहास इसीलिए जानते हैं आप लोग कि इतिहास में इसीलिए अंतर आता है कि इतिहास में लिखा कुछ और है, अर्थ कुछ और निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है हाथ से लिखते थे तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता था। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखन की मूल प्रतिलिपि शायद ही कहीं मिलती हो। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये समस्या इतिहासकारों को हमेशा होती है, क्योंकि जब लिखा गया तो उस समय तो कोई मतलब प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो गलतियां होती चली गई। इसीलिए इतिहास में हमें कहीं कहीं गलतियां देखने को मिलती हैं। लिखा है, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके बारे में आगे बताऊंगा, ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, या पुस्तकालयों के विशाल संग्रहालयों में कहीं दबा हुआ था। तो इतिहास लिखने में अंतर आ गया, क्योंकि बर्नी ने क्या क्या कहा था ये हमें बाद में मालूम चला। तो कहीं न कहीं इतिहास लिखने में जो है कुछ समस्याएं हमेशा आती ही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, एक फारसी भाषा में लिखा गया लिखावट को दिखाया गया है। तो जो ये लिखावट है ये अरबी भाषा का है और ये फारसी भाषा है। तो दोनों को जो है अलग अलग करके यहाँ बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये एक तरह से पांडुलिपि कैसे लिखी जाती है उसी को बताया गया, इन्होंने ही मानचित्र बनाया था। अब आप देख सकते हैं मूल किताब है, और मूल किताब से नकल करके और अलग अलग किताब लिखी जा रही, क्योंकि उसमें फोटो स्टेट तो होता नहीं था। तो ऐसे ही एक किताब से नकल करके दूसरी किताब में जब लिखते थे तो यही मार्केट में बिकती थी, यही बाजार में बिकती थी, और इसी को लोग अपने अपने घरों में ले जा करके रखते थे। चाहे वो कुरान हो, चाहे वो जो है आपका ये भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, ऐसे ही पहले लिखा जाता था और ऐसे ही लोगों के घरों में पहुंचता था, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। अब 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में जो है कौन कौन से सामाजिक और राजनीतिक समूह का निर्माण हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और कैसे कैसे भारत में परिवर्तन होते चले गए। लिखा है कि सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में
बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, क्योंकि इस काल में परिवर्तन बहुत ज्यादा हुए। एक तरफ जो है आपका जो है राजपूताना काल था, फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत आया, फिर मुगल काल आया, तो काफी इसमें परिवर्तन हुआ और फिर अंग्रेज इसी में आ गए। इस काल में अलग अलग समय पर नई तकनीकों के दर्शन होते गए, जैसे सिंचाई में रहट। रहट क्या होता है, आप इस मानचित्र यहाँ देख सकते हैं। यह रहट है, ये बैलगाड़ी, ये मतलब बैल द्वारा चलते थे और उसी से पानी निकलता रहता था। ठीक है। कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू मक्का, मिर्च, चाय, ये सब हमारे यहाँ नहीं था, ये सब हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियों ने लाया। ठीक है। कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई मतलब प्रौद्योगिकियां, मतलब तकनीकें और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। तो नए विचार कौन लाया? अंग्रेज लोग लाए। आगे लिखा है यूरोपीय कंपनियां लाई। लिखा है परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। तो इस काल में इन जो 1000 वर्ष का काल 700 से लेकर के 750 के बीच में आर्थिक परिवर्तन आए, राजनीतिक परिवर्तन आए, सामाजिक परिवर्तन आए और सांस्कृतिक परिवर्तन आए, और इस सारे परिवर्तन कहीं न कहीं समाज को प्रभावित करते चले गए। आगे लिखा है इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार जो है संपदा और अपना भाग गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। तो भारत में अपार संभावनाएं थी, अपार जो है संपदा थी, बस अपने अवसर को तलाश करके अपनी जिंदगी को शुरू करने का काम किया गया। ठीक है। यहाँ देखो रहट बना हुआ है, ये वही रहट है जो भी मैंने आपको मैप पे भी दिखाया, ये वही है, और बैलगाड़ी द्वारा ये जो है चलाया जाता था, और ये जो है इसमें जो है पानी के लिए वो लगे होते थे, घूम करके पानी को निकाल के एक तरफ गिराते रहते थे। ठीक है। और वो पानी बहता था, जैसा आप आपने वहां पर देखा था। ठीक है। तो इसी को दिखाया गया है। लिखा है इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें एक समुदाय था राजपूत। ठीक है। अब मैंने आपसे अभी बताया, तो इस काल में एक राजपूत काल आया, और राजपूतों का इतिहास जो है हमारे लिए जो है इतिहास में काफी गर्व महसूस कराता रहता है। भारत के इतिहास में लिखा है जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा के पुत्र से निकलता है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो राजपूत काल का जो समय था वो 800 से लेकर के 14वीं शताब्दी तक का रहा, और इस काल में जो है राजपूतों के इतिहास का बोलबाला बना रहा। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ठीक है, आदि समूहों ने भी उठाया। इन लोगों ने भी जो है राजपूत शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आगे लिखा है इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। अब कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। जंगलों की कटाई हो रही है, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें खेती के नए नए क्षेत्र को खोजना पड़ेगा, तो हमें जंगल को काटना पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर के अपना स्थान छोड़ना पड़ा, मतलब जनजातियों को अपना स्थान छोड़ना पड़ गया। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। कई बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। अब इसी समय समाज जो है धीरे धीरे जटिल होता चला गया। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी भी करनी पड़ती थी। तो बेगार उसे कहते हैं जो बिना पैसे के काम करे, उसे हम बेगार कहते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग
जातियों उपजातियों में बंटने लगे। अब देखो यहीं जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा तो जातियां और उपजातियां अपने आप बनने लगेंगी। जैसे ब्राह्मणों में भी कई जो है अलग अलग जातियां हैं, राजपूतों में कई अलग जातियां हैं, कायस्थों में है, तो कहीं न कहीं जातियों उपजातियां भी बनती चली गई और आज भी वो कायम है। और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। अगर किसी का व्यवसाय अच्छा है और कोई किसी की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है तो वो ऊंचा माना गया, नहीं तो सब नीचे माने गए। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। तो जिसके पास संसाधन है, प्रभाव है, समाज में सत्ता है, तो वो अपने आप को, अपनी जाति को श्रेष्ठ बता देता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई दर्जा नहीं भी हो सकता है, ये भी होता था। ठीक है, मतलब किसी कोई जाति अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन दूसरे जगह जाने पर उसका महत्व खत्म हो जाता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। तो जो मुखिया होते थे गांव के, उनका शासन होता था। जो है मिल मिलाकर वह किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होती थी। तो ये कुल मिला के कहना यह है कि कैसे कैसे समाज बदलता गया, समाज के नियम कैसे बदलते गए और जो है जातियों से उपजातियां कैसे बनी, उसी के बारे में एक यहाँ बहुत रोचक जानकारी दी गई है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। चोल एक साम्राज्य था। तुगलक एक साम्राज्य है। आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2, अध्याय 3 में। मुगल एक साम्राज्य है, ये भी अध्याय 4 में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, तो राज्य के अंदर जब राज्य का विस्तार होता था तो उसी को हम कहते थे साम्राज्य। ठीक है, आगे सब हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति जो है में लिखा गया, में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। और जानते हैं अभिलेख कहाँ पाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया गया है, यहीं जो है गाजियाबाद के पास। ठीक है, लिखा हुआ है जो पूर्व में बंगाल, तो बंगाल को उस समय गौड़ कहते थे। अब इसी शब्द को पकड़ना है, ऐसे हमें एनसीईआरटी पढ़ के चीजों को याद करना होता है। ठीक है, तो पूर्व में बंगाल, इसे गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, ठीक है, तक फैला था। तो गजनी को गज्जन कहते थे। ठीक है, तो गजनी तक फैला हुआ था। कहने का मतलब यह है, अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ गजनी से लेकर के और बंगाल तक का साम्राज्य फैला हुआ था, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी शामिल था। तो दक्षिण भारत को द्रविड़ कहते हैं। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना, ठीक है, उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को जो है अतिशयोक्तिपूर्ण मानते। अतिशयोक्ति का मतलब होता है, मतलब कि वो चीज जो है प्रमाणित नहीं है। साथ ही वह यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर एक मैप को पहले देख लेते हैं। यहाँ लिखा है, ये मैप नंबर 3 है। ठीक है, इसमें क्या लिखा पहले देख लेते हैं। यहाँ लिखा है मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित जो है मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमरस के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। अब दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से प्रांत थे, अब यहाँ देख सकते हैं सारे प्रांतों को, उनको नंबर के अनुसार दिखाया गया है। सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, तो ऐसे से सारे क्षेत्रों को दिखाया गया है और इस मैप पे उनकी तुलना यहाँ पर की गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ठीक है, आप इस मैप को माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है, और यह भी याद रखना, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य अगर किसी का था तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। ये बात आप याद रखना फैक्ट के रूप में। ठीक है, आगे लिखा है भाषा तथा क्षेत्र।
भाषा क्षेत्र के बारे में यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में बताया गया है, अमीर खुसरो को लेकर के। ठीक है, तो लिखा हुआ है 1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। ठीक है, सिंधी कहाँ बोली जाती है, तो आपका सिंध प्रदेश में, लाहौरी लाहौर में, कश्मीरी द्वार समुद्री कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महाबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्र में, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, हिंदवी को ही हम खड़ी बोली कहते हैं। और खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया है, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। मतलब कि ये जितनी भाषाएं हैं किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं, लेकिन संस्कृत किसी विशेष क्षेत्र में भाषा नहीं बोली जाती है। कौन कह रहा है, अमीर खुसरो कह रहे हैं। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। इसका मतलब है कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा थी। आगे अमीर खुसरो कहते हैं कि अमीर खुसरो द्वारा लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और यह सूची जो है उन भाषाओं को क्षेत्र के अनुसार मिलाइए। एक होमवर्क बच्चों को दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जगह पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफी जो है टकरावतें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैलाकर विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर और सफल नहीं होते थे क्योंकि वो लगातार बदलते रहते थे। तो साम्राज्य सबका रहा है, किसी का छोटा रहा है, किसी का बड़ा रहा है। यहाँ लिखा है 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। जब 18वीं शताब्दी आया तो मुगल वंश पतन की ओर बढ़ गया। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। जब मुगल वंश खत्म हुआ तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा। ठीक है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उनसे क्षेत्रों की प्रकृति बदलती गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिलती रही। ठीक है, इस तथ्य का हमें उन परंपराओं से लगता है कि उन क्षेत्रों में उभरी हुई थी। मतलब कहने मतलब है एक तरह से वहां ये व्यवस्थाएं बनती चली गईं। आगे लिखा है, यहां से पढ़ते हैं हम लोग, सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों के इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं हो पनपी थी। हालांकि इनके क्षेत्र की अपनी विशेषताएं बनी रहीं, मगर समन्वय और सर्व क्षेत्रीय ताकतों का भी प्रभाव पड़ता था और बढ़ता चला गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर लिखा है पुराने और नए धर्म। तो पुराने और नए धर्म क्या थे ये भी जान लेते हैं। लिखा है इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी। मतलब कि देवी मतलब कि भगवान में आस्था। ठीक है, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आने लगा। तो जाहिर सी आस्थाएं कब बदलती हैं, जैसे समाज बदलता जाएगा। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। जाहिर सी बात है, तो संस्कृत बोलने के कारण ही ब्राह्मणों का आदर उस समय होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने का समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता चला गया। तो जो ब्राह्मण होते थे वो राजाओं के संरक्षण में काम करते थे और राजाओं को सलाह देने का काम करते थे, इसीलिए उनका महत्व और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैंने चीज़ों को बता दिया है। आगे लिखा हुआ है
इस युग में, किस युग में, तो 700 से लेकर 1750 के युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आया। ठीक है, इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के जो है विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके, मतलब भक्ति आंदोलन। इस काल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और जिसको हम लोग अध्याय 6 में और अच्छे से पढ़ेंगे। आगे लिखा है, यही वह युग है जिसमें हम उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। हमारे यहाँ इस्लाम कहाँ से आया, तो अरब से आया और वहीं से कुरान शरीफ हमारे देश में पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वह व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो इस्लाम सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास करता है, लेकिन आज के युग में थोड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। तो याद रखना, इस्लाम के अंतर्गत एक उलेमा वर्ग होता था, आगे हम लोग पढ़ेंगे, और वो जो क्या करता था, तो वो धर्मशास्त्रों और न्याय शास्त्रों का विद्वान होता था और इस्लाम के अनुसार वो जो है काम करता था और राजा को सलाह देता था। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मोहम्मद साहब मुसलमानों का विधि संपन्न नेता मानते थे। तो जो सिया लोग होते हैं वो अली को मानते हैं जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे अर्थात मोहम्मद साहब में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे है, इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। तो खलीफा कौन थे, तो खलीफा जो है धर्म गुरु होते थे और ये मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होते थे और ये पूरे इस्लाम धर्म के प्रधान होते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी जैसे सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं की भी महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिला, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंड पर विचार करना है। लिखा है आगे, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी वह केवल घंटों, दिन और वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों और कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम उसको थोड़ा से हिस्सों में, बड़े छोटे हिस्सों में बांट दें, तो इसीलिए हमारा देखा इतिहास को बांटा गया कैसे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आगे नीचे यहाँ लिखा है, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। प्राचीन काल को हिंदू कहा गया, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा गया और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा गया। ये किसने बांटा, अंग्रेजी इतिहासकारों ने बांटा। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता भी की उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो लोग ये स्वीकार नहीं करते कि हम अपने इतिहास को हिंदू मुस्लिम में बांटे। अब वो क्या बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आगे बताया जाएगा। लिखा हुआ है, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक ये पाषाण काल, आरंभिक दौर के कृषि कर्मी आपका मध्य पाषाण काल, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर पर राज्य और साम्राज्य हड़प्पा। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। तो इस चैप्टर में, क्लास 7 के चैप्टर में मध्यकालीन इतिहास को फोकस किया गया है, जबकि क्लास 6 के एनसीईआरटी में प्राचीन काल को। आगे लिखा हुआ है, इसमें
आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। आगे लिखा हुआ है, भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी के और शताब्दियां आगे बढ़ते हम लोग। भारत के इतिहास की यह 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी, जाहिर सी बात है। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं था। फिर भी मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा था। इससे आशा यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। तो हम मध्यकाल को रूढ़िवादी काल कहते हैं और कहते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन परिवर्तन इस काल में भी हुआ था और ये प्राचीन काल के आगे आधुनिक काल था उसके आगे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसके यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी अपने की ओर आकर्षित कर लिया, जैसे बंगाल को। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों और यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के बारे में आप लोग यहाँ देखेंगे, जानेंगे। आप लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो इस चैप्टर मैंने जो था इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है। हिस्ट्री में क्लास 7 एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है राजा और उनके राज्य। इसके अंतर्गत हम लोग 700, याद रखना 700 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में उत्तर और दक्षिण भारत में जितने भी राजवंश थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। दक्षिण भारत के कौन कौन से राजवंश थे और उत्तर भारत के कौन कौन से राजवंश थे उसी के बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है। दूसरे नंबर चैप्टर में लिखा है 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में आप देख सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी, अब याद रखना 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को यहाँ दिखाया गया है। आप पहले मैप यहाँ देखिए, 700 से लेकर 1200 के बीच में उत्तर भारत हम बात करें और दक्षिण भारत, तो उत्तर और दक्षिण भारत को नर्मदा नदी और विंध्य पर्वत बांटते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से राजवंश है आप देख सकते हैं। यह पूरा उत्तर भारत का राजवंश है, ये आपका उत्तर भारत हो गया। उत्तर भारत में याद रखना जो है चहमान वंश कहो चाहे इसे चौहान वंश कहो, तो दिल्ली के आसपास क्षेत्र में चौहान वंश था। कन्नौज के क्षेत्र में जो है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश था। इधर मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में परमार वंश था और जो आपका मध्य प्रदेश है और आपका जो है खजुराहो है वहां चंदेल राजवंश स्थापित था। तो उत्तर भारत में ये इतने राजवंश थे उस समय। उसी समय नर्मदा नदी से लेकर कृष्णा नदी तक के क्षेत्र में जो राजवंश था वो था आपका राष्ट्रकूट राजवंश। और उसी समय जो है आपका जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है जिसे उत्कल कहते थे, वहां गंग राजवंश था। ये गंगा लिखा है इसलिए इसका मतलब होता है गंग राजवंश था, ठीक है। और पूर्वी चालुक्य यहाँ थे आपका आंध्र प्रदेश में। और उसी समय दक्षिण भारत में एक और राजवंश था चोल राजवंश, जो है कहाँ पे था, तो ये जो है पेन्नार नदी से लेकर के कावेरी नदी तक चोल राजवंश था। उसके बाद पांड राजवंश था और फिर चेर राजवंश था। तो दक्षिण भारत में जो है और उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य चल रहे थे ये उसी के बारे में बताया गया। लेकिन उसी साथ में जो है आपका जो है देखा जाए तो बंगाल और जो है बिहार के क्षेत्र में जो शासन चल रहा था वो शासन कौन था, पाल वंश का शासन था। और उस समय जो है जो असम है उसकी राजधानी कामरूप थी, तो असम को कामरूप ही कहा जाता था और उसकी राजधानी भी वही थी, ठीक है। तो ये परिवर्तन हुए थे उस समय। और ये उस समय जो है अगर उसके बाहर के राज्य देखें तो एक तरफ नेपाल है, यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ मुल्तान है, तो मुल्तान के अरब यहाँ रहते थे और जो है आपका मंसूर के अरब, तो ये पूरा क्षेत्र अलग था। तो सबका राजवंश अलग अलग है और सबको अलग अलग जो है शासन कर रहे थे उसी समय। कब? 700 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में। तो इसी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है और सबको यहाँ देखो दिया भी गया है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चहमान, चौहान का जो है
निर्धारण किया गया अलग अलग क्षेत्रों में, तो उन्हीं के बारे में हमें ध्यान से पढ़ना है। तो जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं इतिहास में, तो पहले क्षेत्र को देखा जाता है। तो क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि जो है गुर्जर प्रतिहार वंश शासन कहाँ कर रहा है, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, या फिर जो है आपका गंग वंश कहाँ है, राष्ट्रकूट कहाँ है, चोल कहाँ है, और जो है पाल कहाँ है। जब इनको हम एक दिमाग में बैठा लेते हैं मैप को, तब हमारी चीज़ें हमें अच्छे से चीज़ें याद होती चली जाती हैं। इसीलिए हम मैप के अनुसार जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें और अच्छे से याद होता है। यहाँ लिखा है नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने जो है महत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वह राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उनके सैन्य सहायता प्रदान करें। तो जो राजा के जो है अंडर छोटे छोटे राजा होते थे जिन्हें हम सामंत कहते थे, और उनके पास अपनी छोटी छोटी सेनाएं होती थी। तो वो जब युद्ध होता था तो उसमें जो है ये लोग अपनी सेनाओं को भेजते थे। तो पहले उत्तर भारत की बात की जा रही है। लिखा है अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। ये सब उपाधियां उस समय लेते थे। कभी कभी वो अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, कभी कभी वो आजाद होने का भी प्रयास कर लेते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वह कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। तो याद रखना, पहले चालुक्य राजाओं का शासन कहाँ पे था, कर्नाटक के क्षेत्र पे था। तो पहले वहाँ चालुक्य शासन करते थे और उन्हीं के अधीन राष्ट्रकूट रहते थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और हराया, और हिरण्य गर्भ जो है शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। मतलब कहने का यह है कि राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने चालुक्यों को पराजित कर दिया और इसी क्षेत्र पर राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किससे की थी, दंती दुर्ग ने किया था। किसको हरा करके, चालुक्यों को हरा करके। तो चालुक्यों के बाद शासन किसने किया, तो शासन किया किसने, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। मतलब कि राजा, मतलब ये लोग ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों का पालन करते हुए इन्होंने राज्य स्थापित किया। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी जो है राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम राजवंश था। मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। मतलब ब्राह्मण का काम क्या था, अध्ययन अध्यापन करना। इन्होंने उस काम को छोड़ करके शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण भी उस समय राजा बन सकता था अपने जो है कर्मों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक एलोरा की गुफा का 15 नंबर में गुफा में एक भित्ति चित्र दिया गया जिसमें विष्णु को नरसिंह और पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। तो जो विष्णु का नरसिंह अवतार था उसकी एक मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। ये एलोरा की गुफा में। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था कि जो नरसिंह की मूर्ति है वो कहाँ पर है, एलोरा में है, अजंता में है, बादामी की गुफा में है, या उदयगिरी गुफा में है। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था, तो ये अब आप लोग नोट कर लेना। और अगर आपसे पूछा जाए कि एलोरा की गुफा का निर्माण किसने कराया था, तो एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने कराया था। ये भी याद रखना, आगे क्लास में हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है राज्यों में प्रशासन। राज्यों में प्रशासन कैसा था, तो लिखा है इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे। तो राजा उपाधि क्यों धारण करता था, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वह अपने सामंतों और साथ साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की जिम्मेदारी भी संभाल करते थे। मतलब हिस्सेदारी जो है निभाते थे साझेदारी के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है इन सभी राज्यों में उत्पादकों, किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर जो है अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। मतलब इन लोगों को जो उत्पादन करते थे उसका एक हिस्सा राजा को देना अनिवार्य होता था। उसी के बारे में बात हो रहा है। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था। तो लगान जो
टैक्स वसूलते थे उसी को लगान नाम दिया गया, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो कर, राजस्व का मतलब होता है कर, तो कर व्यापारी भी देते थे, पशुपालक भी देते थे, कारीगर भी देते थे और किसान भी देते थे, और तभी राज्य चलता था और ये देना अनिवार्य भी माना जाता था। यहाँ लिखा है 400 कर। 400 करों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो लिखा है तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा जो है सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक जो उल्लिखित कर है वो है बेष्टी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और जो है कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। तो जबरन श्रम क्या होता है? जब जो है बलपूर्वक किसी से कोई काम कराया जाए तो उसे जो है बलपूर्वक काम करने को जबरन श्रम कहते। तो उस समय लोगों से काम करवाया जाता था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था। ठीक है, जैसे मान लो कोई मंदिर बनना है, बड़े बड़े डैम बनना है, तो लोगों को जबरदस्ती पकड़ के काम कराया जाता था। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। आप समझ सकते हैं, अगर कोई पेड़ पर चढ़ रहा है और सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप अपने घर में जो है आगे साजन वो छज्जा बनवा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कर देना पड़ेगा। ठीक है, पारिवारिक संपत्ति या उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि कर उल्लेख होते हैं। याद रखना, उत्तर भारत में एक चीज बता देता हूँ, उत्तर भारत में विवाह करने पर कर नहीं लगता था, लेकिन दक्षिण भारत में विवाह करने पर कर भी देना पड़ता था। तो लिखा है ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल होते थे। तो जो ये लोग टैक्स इकट्ठा करते थे उससे मंदिर बनवाते थे, बड़े बड़े दुर्ग का निर्माण करते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदे पर होते थे। मतलब सेना में भी वंशानुगत होता था और राजा अपने पदाधिकारियों को भी वंशानुगत ही बैठाता था, जो है पिता के बाद पुत्र ही जो है उसका मालिक बनता था। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। भूमि का अनुदान दिया जाता था और प्रशस्तियां मतलब प्रशंसा में जो है लिखी जाती थी। लिखा है प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे हैं जो शब्दतः सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। तो प्रशस्तियां जो लिखी गई थी उसमें राजा की अच्छाइयां लिखी जाती थी, तो उसी के चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जो राजा, याद रखना, जो ब्राह्मण राजा का खूब अधिक उल्लेख करता था, उनको सूरवीर, उनको बढ़ा चढ़ा के बोलता था, तो उन्हीं ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मण भूमि दान के जो है लालच में जो है राजा की को बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजते थे, उनकी खूब प्रशंसा करते थे। नागभट्ट की उपाधि, नागभट्ट कौन था? ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, तो इसने बहुत सारी उपाधियां ले रखा है। जैसे संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र, सैंधो, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि उसने जो है किन किन राजाओं को पराजित किया और पराजित करने के बाद कौन कौन सी उपाधियां धारण किया, उसी के बारे में यहाँ एक रोचक जानकारी दी गई है। लिखा है राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। तो याद रखना, ब्राह्मणों को अनुदान देने की शुरुआत कब हुई? सातवाहन काल में हुई। ठीक है, ये भी नोट कर लेना कि सातवाहन, एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सातवाहन काल में ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी और ये ताम पत्रों पर उल्लिखित होते थे, जो भूमि मापे जाने वकील ये मतलब पाने वाले को दिया जाता था। तो जो भूमि किसी को देते थे उसको रिकॉर्ड में लिख लेते थे। यह देखो, अब ये तामपत्र दिख रहा है, इसी में लिख दिया जाता था कि ये भूमि किसको दान में दी गई है। और भूमि जो है सबसे पहली बार ब्राह्मणों को ही भूमि दान देने की शुरुआत हुई थी। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया था गुप्त काल में, लेकिन सबसे पहली बार भूमि दान किसके समय में दिया गया? तो सातवाहन राजाओं के समय में। ठीक है, भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? जब कोई राजा भूमि के साथ क्या क्या देते थे ये भी यहाँ लिखा हुआ है। तो लिखा है, यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के जो है तमिल भाग का एक अंश है। क्या लिखा है?
हमने मिट्टी के मेढ़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीजें हैं, फलदार वृक्ष हैं, पानी, भूमि, बगीचे, फलोदार पेड़, कुएं, खुली, मतलब ये सब चीजें किसको मिल जाती थी? राजा को मिल जाती थी। उसी के बारे में ये एक छोटा सा उल्लेख किया गया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आगे है 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर का शासन करने वाले राजाओं का जो है इतिहास दर्ज है। कल्हड़, याद रखना, कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के जो है इतिहासों समेत अनेक प्रकार के स्रोतों का उल्लेख किया। तो याद रखना, कल्हड़ की जो किताब का नाम क्या है? राजतरंगिणी नाम है। और राजतरंगिणी किस पे लिखा गया है? तो कश्मीर के इतिहास पे लिखा गया, संस्कृत भाषा में है, काव्य में है। तो याद रखना, कश्मीर के इतिहास लिखने के लिए कल्हड़ वहीं के रहने वाले थे और उन्होंने जो है जो किताब लिखा था तो उसी में जो है इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया कि कश्मीर का इतिहास कैसा था, कश्मीर के राजा कैसे थे। ठीक है, तो कल्हड़ की राजतरंगिणी बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में यहाँ एक व्याख्या की गई है, बस आपको इतना इसमें याद रखना है। ठीक है, धन के लिए युद्ध, धन के लिए भी युद्ध होता था। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। तो कन्नौज नगर का इतना महत्व हो गया कि जो है उस पर कब्जा करने के लिए युद्ध हुआ था। और युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 3 राज्य के बीच हुआ था, उसे हम कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध कहते हैं। और कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए जो 3 पक्ष थे, कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल वंश थे। तीनों ने मिलकर के युद्ध लड़ा था। कहां पर? कन्नौज को प्राप्त करने के लिए, इसलिए कन्नौज के युद्ध को कहते हैं त्रिपक्षीय युद्ध। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कन्नौज पर जब आक्रमण हुआ था तो 3 पक्ष कौन कौन से थे? तो आपको ये तीनों पक्ष याद रखना है, कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। इसको अगर हम एक मैप के थ्रू समझें तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रकूट थे, यहाँ पर पाल थे और यहाँ गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक है, और यहाँ कन्नौज था। तो गुर्जर प्रतिहार यहाँ शासन कर रहे हैं, पाल यहाँ हैं और राष्ट्रकूट यहाँ है। और तीनों की नजर कहाँ पे थी? तो तीनों कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए ही किए थे, इसीलिए तीनों पक्ष को मिला के कहते हैं कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध। और इसमें विजय कौन हुआ? तो गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई थी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। तो पूछा जाएगा त्रिपक्षीय जो है कौन कौन थे? तो ये तीनों राजाओं के नाम आपको बताना पड़ेगा। आगे है, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया करता था। मतलब कहने का यह है कि पहले के राजा जब मंदिर बड़े बड़े बनवाते थे तो प्रभाव उसका पड़ता था, ये लगता था कि राजा जो है इतना प्रभावशाली है और अपनी सत्ता को जो है संसाधन को प्रदर्शित करने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, और जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। तो मंदिर पर क्यों निशाना बनाते थे? क्योंकि मंदिर में ही जो है सोना और धन रखा जाता था, तो उसको लूटने के लिए भी ये काम होता था। आगे है, अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही शासक था। महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया था गजनी का, तो उसे 17 बार भारत पर आक्रमण किए, और आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन लूटना, मंदिरों को निशाना बनाना था। लिखा है देखो कि अफगानिस्तान के गजनी का जो है महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से जो है प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन जो है उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो मंदिर को ये लोग निशाना बनाते थे क्योंकि मंदिरों में धन रखा जाता था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। तो चाहमान मतलब चौहान राजा थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वह दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। इन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्होंने गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों के साथ टक्कर लेनी पड़ी। और जो है चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम चौहान कहते हैं, जिसने मोहम्मद गौरी द्वारा नामक आक्रमण शासक को 1100
91 में हराया, किस युद्ध में? तराइन के युद्ध में। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में वो हार गया और यहीं से हमारे देश में इस्लामिक सत्ता की स्थापना हो गई। तो याद रखना, जो तराइन का द्वितीय युद्ध है एक बहुत निर्णायक युद्ध है। इसके बारे में और आगे हम लोग चर्चा अच्छे से करेंगे। यहाँ लिखा है चोल राज, नजदीक से एक नजर। चोल राज कहाँ था, पहले हम इसको दिखा देते हैं। चोल राज आप देख सकते हैं, ये आपका क्षेत्र है चोलों का। यहाँ जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चालुक्य शासन कर रहे हैं, कल्याणी के और उसके आपका यहाँ बेगी के हैं, यहाँ कलिंग है, और यह है आपका पेन्नार नदी से लेकर कावेरी नदी तक के क्षेत्र। पेन्नार से कावेरी का जो क्षेत्र है ये आपका चोलों का राज था। यहाँ पर पांड्य राज कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना इनके जो क्षेत्र हैं आप देख सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में भी आगे उल्लेख मिलेगा। तो चोलों के बारे में हमें यहाँ ध्यान से पढ़ना है। यहाँ लिखा क्या है आप देख सकते हैं, और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि चोल कहाँ शासन करते थे। तो लिखा है चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में जो है मुट्टियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वह कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के जो है महत थे, मतलब पल्लव शासन करते थे और उन्हीं के अंदर में ये छोटे से सामंत थे। उय्यार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में जो है मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उन्होंने वहां तंजावुर शहर और जो है निशंभु सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। तो कहने का मतलब पूछा जाएगा ये मंदिर कहाँ है, तो आपको याद रखना ये तंजावुर में है, और तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं तंजावुर, ये आपका जो है कावेरी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, आगे लिखा है विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों के रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज का हिस्सा बन गए थे। राज प्रथम, याद रखना चोलों का सबसे शक्तिशाली राजा था राज प्रथम, और इसने जो है एक बेहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था जीत में। लिखा है जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना गया। 985 ईस्वी में वह राजा बना और उसी ने इसमें ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। ठीक है, मतलब सबसे शक्तिशाली कौन था, तो राज प्रथम था। उसके बाद कौन हुआ, राजेंद्र प्रथम हुआ। तो लिखा है उसे साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने अपनी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। तो गंगा घाटी पर भी आक्रमण किसने किया था, राजेंद्र चोल ने, और पाल राजाओं को पराजित करके, और यहाँ से जो है क्या कहते हैं बहुत सारा धन और बहुत सारा जो है दास लोगों को लूट के लेके गया, दास बना के ले गया। और गंगा नदी कहा जाता है, गंगा नदी के जल को भी इसने जो है घड़े में भरवा करके कहाँ ले गया था, तो अपने राज्य ले गया था तमिलनाडु तंजावुर में। और इसने तंजौर में एक मंदिर भी बनवाया था, गंगे कोड चोलपुरम नामक एक मंदिर का निर्माण भी कराया था। किसने, तो ये कराया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, तो इसके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखना, ये मंदिर किसने बनवाया था। आगे लिखा है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगे कोड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ठीक है, तो राज ने बेदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और राजेंद्र प्रथम ने किसका करवाया, गंगे कोड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, और जो ये मंदिर दिख रहा है ये गंगे कोड चोलपुरम का ही मंदिर है जो आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था। ठीक है, यहाँ लिखा है चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास के विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस मंदिर की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहने और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि, इन सबको पैसा इसी मंदिर के से जो खर्च होता था उसी से मिलता था। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े कुछ शिल्पियों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तो कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी, उस समय लोगों को रोजगार भी मिलता था जब मंदिर का निर्माण होता था। तो उसी के बारे में यह बताया जा रहा है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से एक मानी जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कांस्य प्रतिमा, यहाँ
एक बनी हुई है, एक नारी की आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत जो है ये बनाई गई है, नर्तकी की मूर्ति के रूप में बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक कांस्य प्रतिमा में आप शरीर की बनावट को देख सकते हैं कि शरीर की बनावट को किस तरह से बनाया गया है। इसका मतलब उस समय की तकनीक काफ़ी अच्छी रही होगी। लिखा है ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई व्यवस्था क्या है, तो चोलों के समय में कृषि बहुत उन्नत थी, क्योंकि वो कहा जाता है, जो ये मैप आप समझिए पहले, ये है कावेरी नदी। तो कहा जाता है कावेरी नदी का जो डेल्टा था इतना उपजाऊ था, जितने क्षेत्र में एक हाथी बैठती थी उतने क्षेत्र में इतना कृषि उत्पादन होता था कि 7 लोग साल भर खा सकते हैं। ऐसा कहावत है कावेरी डेल्टा के बारे में, चोलों के बारे में। तो कृषि कैसी थी, तो यहाँ लिखा हुआ है चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। ठीक है, अगर हम कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ गई थी। ये शाखाएं बार बार पानी जो है करती थी, जिससे वो जो क्षेत्र था वो काफ़ी उपजाऊ बन गया, जिसे हम कावेरी का डेल्टा कहते हैं। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की कृषि के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता था। तो मतलब कावेरी नदी का जो पानी था वो उस समय वहाँ चोलों के लिए कृषि का वरदान था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू की गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया गया और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो उस समय नहरें भी बनाई गई और उस समय कई काम किए गए, जिससे जो है सिंचाई हो सके और अच्छी कृषि पैदा हो सके। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से होती थी, जिसे हम तालाब कहते हैं। तो तालाब सिंचाई का भी उल्लेख यहाँ मिलता है, जिसे हम सरोवर कहते हैं, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, ये चोल काल में एक जलाशय का चित्र दिखाया गया है। सिंचाई के लिए जलाशय का निर्माण किया जाता था। लिखा है स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नैस का शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय जो है रूप से दिलचस्पी पे दिखाई। तो गांव के लोग भी जो है राजा की मदद करते थे। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। पूछा जाएगा आपसे कि किसानों की बस्तियों को चोल काल में क्या कहते थे, तो उर कहते थे। ठीक है, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। तो याद रखना, बस्तियों को क्या कहते थे, उर कहते थे, और गांवों के समूह को नाडु कहते थे। ठीक है, ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे जो है काम करते थे, प्रशासनिक काम। तो नाडु का काम क्या था, नाडु काम क्या था कि न्याय करना और कर वसूलना। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की ओर की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। ठीक है, धनी किसानों को, उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में जो है क्या दिया था, तो 3 राजाओं को अपनी सेनाओं प्रदान करने वाले बेलन या किसान, जिसे हम क्या कहते थे, उपाधि क्या नाम था, तो उसका नाम था मुइबेदु बेलन कहते थे। ठीक है, उसी तरह जो प्रधान होते थे उन्हें क्या कहा जाता था चोल काल में, उन्हें कहते थे अर यार कहते थे। ठीक है, जैसी उपाधियां थी और उन्होंने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद प्राप्त किए, सौंपे गए थे। तो इसके इन्हीं जो है प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से चोल काल का नाडु, बलनाडु और जो है आपका उर का प्रशासन चलाया जाता था। इसको अच्छे से आपको देख लेना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे भूमि के प्रकार क्या क्या दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं चोल काल में भूमि के क्या क्या प्रकार थे। अगर यहाँ लिखा है बेलन बगई, तो इसका मतलब है गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामी के मालिक होते थे। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। साला भोग किसे कहते थे, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे कहते थे। देवदान क्या होता था, तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। इसी को जो है पल्ली जो है चम दम क्या कहते थे, तो जैन संस्थाओं को दी गई जमीन
को यही कहते थे, भूमि दान में दी गई थी। तो याद रखना, इन शब्दों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यही सब क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम में आते हैं तो हमसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि ये है क्या। तो इसीलिए एनसीईआरटी को बेस बना करके ये चीज़ों को क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए इस चीज़ों को अच्छे से आपको याद करना है कि जैन संस्थाओं को दी गई जमीन को क्या कहते थे, मंदिरों को उपहार में दी गई जमीन को क्या कहते थे, किसी विद्यालय में रख रखाव की जमीन को क्या कहते थे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जमीन को क्या कहते थे, गैर ब्राह्मणों के भूस्वामी की जमीन को क्या कहते थे। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लेना। आगे लिखा है, हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी नदी, कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई थी। तो ब्राह्मणों का बोलबाला चोल काल में था। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी और इनके निर्णय शिलालेखों में प्राप्त मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। याद रखना, जो जमीन किसको दी जाती थी उसको जो है लिखा भी जाता था। लिखा है आगे, नगर नाम से ज्ञात व्यापारियों को संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपन्न करती थी। तो नगरम क्या होता था, जो व्यापारियों का संघ होता था, इसी को नगरम कहते थे। इसका भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे है कि तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई का कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तामपत्र पर छोटे टिकटों पर लिखे होते थे और मिट्टी के बर्तन पर रखे जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक बार में जो है एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता। तो मतलब कहने का है कि समिति का चुनाव कैसे होता था, चिट्ठी डाल करके, और उसी से चुनाव होता था। किसका नाम निकल जाता था उसी को उसका अध्यक्ष बना देते थे। यहाँ पर कुछ अभिलेख के बारे में दिया गया, इसको एक बार आप पढ़ लेना। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर मेरू अभिलेख किसका है, तो चोलों का है। बस इतना आप याद रखना, बाकी इसको याद करने की जरूरत नहीं। जो इसमें लिखा है एक विवरण केवल दिया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से केवल देख लेना। तो ये इस चैप्टर में मैंने जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ लेना, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह क्लास आपको कंटिन्यू अलग अलग पार्ट में मिलती रहेगी। बस आप लोग लगातार क्लास करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।